नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को बाल विकास के एक क्वेश्चन का सेट तैयार करवाएंगे। कृपया इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन है रवादार बौद्धिकता, अभिसरित सोच, विविध सोच, द्रव बौद्धिकता। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता से नए विचारों का समावेशन होता है जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों के उद्भव से होता है जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन है व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक, ध्वनि संबंधी। इसका सटीक आंसर ऑप्शन 4 है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी भाषा की ध्वनि किस प्रकार निश्चित ध्वनि संयोजन के नियमों को प्रदर्शित करती है। ध्वनि संबंधित नियमों के तहत भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन का नियमित अध्ययन किया जाता है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत, संस्कृति प्रभावित। इसका सटीक आंसर ऑप्शन 1 है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति की भाषा निर्धारित कहते हैं। भाषा निर्धारण एक ऐसी विचार है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान व अवधारणा की निर्धारण करते हैं। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। ऑप्शन कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का, अंतर्दृष्टि का। इसका सटीक ऑप्शन 1 है। अपने अनुभवों और स्मरण के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरण की मरम्मत करने हेतु कलन विधि का उपयोग किया जाता है। कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के औजार के रूप में भी किया जाता है। इस विधि में आकलन, विश्लेषण एवं तर्क का सहारा लिया जाता है। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है द्वितीयक विस्तारण विधि का, द्वितीयक विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का। सही ऑप्शन 2 है। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उन्हें आसान बना लिया जाता है। इस अवधारणा का उपयोग संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। सामान्यतः समस्याओं के हल में इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इस विधि के तहत छात्र विविध चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। ऑप्शन 3, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। समाज पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक उपयुक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है। यह आनुवंशिक, अंतर्ज्ञानी एवं अंतर्निहित अवतरण नहीं है। पुरुष और महिलाएं सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। ऑप्शन 3, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियाँ हैं। ये सभी बालकों की शैक्षणिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक है। यह विधि शिक्षक एवं अभिभावकों को अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय केवल शैक्षिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित करते हैं, उसके नैतिक एवं व्यावहारिक परिणाम को नहीं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ऑप्शन 4, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है।
ऐसा करने से अधिगमकर्ताओं में प्रभावी सुधार हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन। ऑप्शन 1 समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक ही वर्ग या कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिष्ट लक्षण भी माना जाता है। इसमें दिव्यांगजनों के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि वे भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। 1995, 1999, 2016, 1992। ऑप्शन 3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा है। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। ऑप्शन 2 व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित हो। प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से समझ सकता है। शिक्षक की भूमिका बालकों के विकास में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। ऑप्शन 2 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया एवं संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। ऑप्शन 3 विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है जहां अधिगमकर्ता आसानी से अधिगम करने में सक्षम होता है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। संज्ञान बोधक, संज्ञान, समायोजन, केंद्रीकरण। ऑप्शन 1 संज्ञान बोध उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है जिसका तात्पर्य गहन विचार करना, सतर्क होना है। संज्ञान स्व क्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा संभव है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा करना और संशोधन करना, संज्ञान बोध में समग्र रूप से अंतर्निहित है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी सोच। ऑप्शन 1 जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। जैसे जैसे सृजनशीलता बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन।
ऑप्शन 4, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन अधिगम की एक विशिष्ट शैली है जिसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। इससे अधिगमकर्ता के अंदर अधिगम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। प्रतिपालन अधिनियम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण, अधिग्रहण। प्रतिपालन अधिनियम का एक विशिष्ट चरण है जिसमें अधिगम के सामान्यीकरण चरण को पूर्ववर्ती माना जाता है। जब कोई बालक विक्षिप्त के साथ अधिगम करता है तो वह 4 विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, जो है अधिग्रहण, प्रवाह, प्रतिपालन एवं सामान्यीकरण। इस प्रकार सामान्यीकरण प्रतिपालन के बाद आता है। जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं: स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत, अन्योन्याश्रित। ऑप्शन 18, अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जजोंक का मानना था कि संज्ञान एवं भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं। दोनों न तो अंतर संबंधित है, न ही एकीकृत, और न ही दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। उन्होंने संज्ञान एवं भाव के बीच संबंधों पर जोर देते हुए सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है: अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण, अनुकरण। ऑप्शन 1, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाना अवलोकन शिक्षण विधि कहलाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में गलतियां होने की संभावना कम होती है, इससे आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है: सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश, चौकस। ऑप्शन 1, मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना अति प्रबल है। किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना कम होती है। सतर्कतापूर्ण लिया गया निर्णय सार्थक माना जाता है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई का या संभावना का मूल्यांकन करता है: सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक, सृजनात्मक। ऑप्शन 3, एक समस्या सुधारक बच्चा अपने तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का तथ्यात्मक रूप से मूल्यांकन करता है। तार्किक विचार समस्याओं के समाधान एवं विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे बच्चों का भी प्रभावी तरीके से मानसिक विकास होता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है: उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास कार्य। ऑप्शन 4, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। ऐसे कार्य सामान्यतः मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। स्वयं करके सीखो सिद्धांत इसी पर आधारित है। ऐसे माहौल में बच्चा स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है: कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, गतिबोधक। ऑप्शन 4, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन आवश्यक होता है। ये संचालन अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है: विकेंद्रीकरण विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन 1, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास विकेंद्रीकरण विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है
और शरीर के बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाता है। व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन 4, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। एक स्कूल बच्चे के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। स्कूल में शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का। ऑप्शन 4, जब हम एक ऐसे शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं जो अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह एक समान पोशाक धारण कर लेते हैं तो इससे समूह विशेष की पहचान आसानी से हो जाती है। इससे समूह आज्ञाकारिता, समूह निर्देश अनुपालन, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं होता है। समूह की पहचान पोशाक धारण करने से आसानी से हो जाती है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, संवेदीगामक। ऑप्शन 4, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदीगामक में प्राप्त हो जाती है। यह संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। बालक अपनी स्मृति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इससे बालक के ज्ञान का विकास विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन 1, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जाती है। इसमें शिक्षा के विकास संबंधित विभिन्न तकनीक एवं रणनीतियों को अपनाया जाता है। बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर विशेष बल दिया जाता है। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 12 से 18। ऑप्शन 1, 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। इससे उनमें ज्ञान का विकास होने लगता है। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गैल्टन के द्वारा। ऑप्शन 1, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा बीने के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक मापक है जिसे साइकोमीटर भी कहा जाता है। यह सामान्य बुद्धि मापने की विधि है। बुद्धि लब्धि मानसिक स्थिति को दर्शाती है।